Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about the design of cantilever beam. So इससे पहले जो लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं जिसमें मैंने आपको सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है, किस तरीके से डिज़ाइन होता है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर हम डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है, उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसकी क्या डिज़ाइन स्टेप्स होती हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिर फ्लैंज्ड बीम भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फ्लैंज्ड बीम में टी बीम को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। उसमें किस तरीके से लोडिंग निकाली जाती है, किस तरीके से एरिया ऑफ स्टील निकाला जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी भी डिज़ाइनिंग की बात हो चुकी है। अब इसके अलावा कई बार हमको एज़ अ सिविल इंजीनियर अगर हम बात करें तो आपको कैंटिलीवर बीम भी बनाना पड़ सकता है। तो कैंटिलीवर बीम का अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो कैंटिलीवर मतलब जो विंडो के ऊपर जो आपका वेदर सेट होता है, जो छज्जा कहलाता है। विंडो के ऊपर जो छज्जा होता है, वो बेसिकली एक कैंटिलीवर होता है। तो कैंटिलीवर बीम का मतलब पहले अपन समझते हैं, तो कैंटिलीवर बीम का मतलब जिसका एक एंड जो होता है, एक एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो फ्री होता है। एक जो सपोर्ट होता है यहाँ पे फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड सपोर्ट लगा रहता है और उसका जो दूसरा एंड होता है यहाँ पे फ्री होता है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं होती। तो इस टाइप का जो बीम होता है, इस टाइप के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, वो कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब अगर इस कैंटिलीवर बीम की मैं बात करूं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बेसिकली कैंटिलीवर बीम आर दीज बीम्स which are supported on one end and free at the other end. The design of cantilever beam is done in the same manner as in the like simply supported beam. ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम मतलब वो बीम होता है जिसका एक एंड फ्री होता है और दूसरे एंड पे कोई भी एक फिक्स्ड सपोर्ट होता है और एक एंड जो होता है वो फ्री होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। इसकी जो डिजाइनिंग स्टेप होती है, जो डिजाइनिंग प्रोसेस होती है, वो बिल्कुल वैसे ही होती है, उसी तरीके से होती है जैसे किसी एक सिंपली सपोर्टेड बीम को हम डिजाइन करते हैं। अब इसके बाद में कुछ फॉलोइंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। पहली चीज तो ये कि अगर जब मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूंगा तो द इफेक्टिव स्पान इज द क्लियर स्पान फ्रॉम द एज ऑफ द सपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं कैंटिलीवर बीम की बात करूंगा तो जैसे मान लीजिए यहाँ से ये फिक्स्ड मैंने आपको बना दिया, यहाँ पे ये हम लोगों ने इसकी सपोर्ट दी हुई है और यहाँ से हम एक कोई कैंटिलीवर बीम बना के तैयार कर रहे हैं। ये हमने कुछ कैंटिलीवर बीम बनाया, ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम बना है। तो पहली चीज तो ये कि जो इसकी इफेक्टिव स्पान होती है, इफेक्टिव स्पान को यहीं से इफेक्टिव स्पान को कंसीडर किया जाता है। तो जितना इसका ओवरहैंगिंग पार्ट होता है, जितनी इसकी क्लियर स्पान होती है, उसी को यहाँ पे इफेक्टिव स्पान कंसीडर कर लिया जाता है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अब इसी के बारे में अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो विड्थ कैप्ड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। इसका मतलब ये जो बीम आप बनाएंगे, जो कैंटिलीवर बीम आप लोग बनाएंगे, ये जो कैंटिलीवर बीम बनेगा, इसकी जो विड्थ होती है, जैसे फिक्स्ड एंड पे जितनी विड्थ है, लाइक कि हमने 100 में 200 300 प्रोवाइड किया है, उतनी ही थ्रू आउट द बीम जो विड्थ होगी वो सेम रहती है। इसका मतलब जो बीम कैंटिलीवर बीम में हम बात करें विड्थ की, तो विड्थ में कोई चेंज नहीं आता। थ्रू आउट द बीम आपकी विड्थ जो होती है सेम होती है, जैसे नॉर्मल बीम में आपने सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगल बीम में पढ़ी है, डबली रेनफोर्स रेक्टेंगल में पढ़ी, वो आपकी सेम रहेगी। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, तो बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। अब इसमें बेंडिंग मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि जब इस बीम के ऊपर अगर मैं लोड लगाता हूं, मान लीजिए ये यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो जब ये यूडीएल एक्ट करेगा तो इस लोड की वजह से ये जो बैंड करता है ना, ये कुछ इस तरीके से बैंड करेगा, ऐसा बैंड करता है। तो यहाँ पे इस सपोर्ट के पास ही मैक्सिमम मूवमेंट डेवलप होता है। मैक्सिमम मूवमेंट जो डेवलप होता है वो कहाँ पे होता है, सपोर्ट के पास में होता है। और जैसे जैसे टूवर्ड द फ्री एंड हम लोग जाते हैं, मूवमेंट की वैल्यू क्या होती जाती है, मिनिमम होती जाती है। और ये जो फ्री एंड होता है, फ्री एंड जो ये फ्री एंड होता है, यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब इसमें बाइंडिंग मूवमेंट जो होता है वो वैरी करता है। सपोर्ट के पास में आपका मैक्सिमम मूवमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे टूवर्ड द फ्री एंड की तरफ जाएंगे मूवमेंट कम होता जाएगा और फ्री एंड पे जाके मूवमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसकी क्लियर स्पान इफेक्टिव स्पान हम मान रहे हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि इसकी जो विड्थ होती है वो थ्रू आउट द बीम सेम होती है, लेकिन जो मूवमेंट होता है वो फिक्स्ड, जहाँ पे सपोर्ट होता है, जहाँ पे उसकी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं वहां मैक्सिमम होता है और टूवर्ड द फ्री एंड पे वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। अब इसकी अगर मैं डेप्थ की बात करूं, डेप्थ मतलब ये, तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट आ रहा है, तो जब यहाँ मैक्सिमम मूवमेंट है तो यहाँ पे हम लोग डेप्थ मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो मूवमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो हम इसकी बीम की डेप्थ को भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा डेप्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि वहां पे मूवमेंट ही कम आ रहा है। और यहाँ पे हम एकदम मिनिमम डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, और ये जो मिनिमम डेप्थ हम लोग लेते हैं यहाँ पे, नॉर्मली हम इसको रखते हैं 100 mm टू 200 mm के बीच में हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। मोस्टली आप जब कैलकुलेशन देखेंगे या नंबर डिफरेंट आपके रोमारिकल्स देखेंगे इसके, तो आपको 150 mm के अराउंड ये डेप्थ आपको देखने को मिलेगी।
तो इसकी जो डेप्थ होगी यहाँ मैक्सिमम होगी। अगर यहाँ 300 है तो इसको डिक्रीज करते करते यहाँ हम 100 to 200 के mm के बीच में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट की वैल्यू है 0 है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है और मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ है, तो डेप्थ भी आप मैक्सिमम यहीं पे रखें, राइट। अब इसके बाद इसमें हम मेन रेइंफोर्समेंट की बात करें तो अभी तक मैं आपसे क्या बात करता था कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, ये मेरा कोई सिंपली सपोर्टेड बीम, तो इसके न्यूट्रल एक्सेस यहां से पास होती है, तो इसके ऊपर ऊपर कंप्रेशन होता है और इसके नीचे नीचे टेंशन होता है। अभी तक मैंने आपसे ये बात करी कि जो न्यूट्रल एक्सेस होती है उसके ऊपर ऊपर कंप्रेशन होगा और उसके नीचे नीचे क्या होगा, टेंशन होगा। इसका मतलब जो स्टील निकालते थे वो स्टील लगाते थे, तो आप टेंशन में यहाँ लगाते थे स्टील, यहाँ पे आपका मेन स्टील लगता था, मेन स्टील आपका टेंशन साइड में लगता था। लेकिन जब हम कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं तो कैंटिलीवर मैंने बताया कि कैसे बैंड हो रहा है, ऐसे बैंड हो रहा है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से बैंड हो रहा है। तो जब ये इस तरीके से बैंड होगा तो इसका मतलब ऊपर वाला जो साइड है, ऊपर वाला साइड, इस पे टेंशन आएगा, यहां टेंशन आएगा, और नीचे वाला साइड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। तो इसकी न्यूट्रल एक्सेस तो सेंटर से कहीं से जाएगी न्यूट्रल एक्सेस, लेकिन इस न्यूट्रल एक्सेस के ऊपर ऊपर इसमें टेंशन होता है और न्यूट्रल एक्सेस के नीचे क्या होता है, इसमें कंप्रेशन होता है। मतलब इसका उल्टा होता है। जब मैं बोथ हैंड सपोर्टेड की बात करता हूं तो आपका कंप्रेशन ऊपर मिलेगा और टेंशन नीचे मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, टेंशन ऊपर की तरफ आता है और कंप्रेशन नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब जो इसमें स्टील लगेंगे वो ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाया जाता है। इसका मतलब जब इसका मेन स्टील होगा वो मेन स्टील टेंशन में ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, जो मेन स्टील होगा वो ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, मेन स्टील वो ऊपर तरफ लगेगा, ऊपर वाले फेस में लगेगा, और न्यूट्रल एक्सेस के नीचे नीचे जो होगा वो कहाँ आएगा, वो कंप्रेशन आएगा। तो ये भी एक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद में अगर मैं इसकी डिजाइन स्टेप्स की बात करूं कि इसको अगर मुझे डिजाइन करना है तो मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, तो एज यूजुअल अगर हमें कोई कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन करना है तो हमारा पहला स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, वो तो एज इट इज हमारा गिवन डेटा होगा, जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है गिवन डेटा होगा, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 2 की, तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालते हैं, नॉर्मली उसके डायमेंशंस निकालते हैं। तो हम स्टेप नंबर 2 में किसकी बात करेंगे, हम स्टेप नंबर 2 में उसके डायमेंशंस की बात करेंगे। तो डायमेंशन में क्या बात करते हैं, तो नॉर्मली हम को जो निकालनी रहती है डायमेंशन में, हम L/D का रेशियो लेते हैं जिससे हमको डी मिलती है। लेंथ हमेशा आपके पास बीम में गिवन होगी, जब आपको डी निकालना होगा, कैंटिलीवर बीम की बात चल रही होगी, तो L/D का रेशियो यहाँ पे 7 लिया जाता है। और किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू IS कोड। पेज नंबर जब आप इसका 37 खोलेंगे तो वहां से आपको कंडीशन मिल जाएगी कि कैंटिलीवर बीम के लिए जो L/D का रेशियो लिया जाता है वो 7 लिया जाता है। तो यहाँ पे इसको आप 7 ले लीजिएगा, इसके रिस्पेक्ट में डी निकाल लीजिएगा, और जितना भी डी आए उसको नॉर्मली जो राउंड फिगर में वैल्यू आ रही है, पॉइंट में कुछ वैल्यू आ रही है, तो उसको बढ़ा के उसको राउंड फिगर में ले लीजिए। तो यहाँ से तो आपको उसका इफेक्टिव डेप्थ मिल जाए। फिर उसके बाद बात होती है इफेक्टिव कवर की। तो नॉर्मली कैंटिलीवर बीम में इफेक्टिव कवर जो हम लेते हैं 40 mm टू 50 mm के बीच में आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिएगा, तो डी डैश और डी मिलेगा, तो ओवरऑल डेप्थ आपको मिल जाएगी, ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगी डी प्लस डी डैश। तो यहाँ से आपकी इफेक्टिव डेप्थ आ गई, यहाँ से इफेक्टिव कवर आपने एज्यूम कर लिया, उसके बाद ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो इसकी जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द बीम मतलब स्मॉल बी की अगर मैं बात करूं तो विड्थ ऑफ द बीम जो हम लोग लेते हैं बी इक्वल लेते हैं d/2 2/3 इंटू डी। इसमें से इसके बीच में कुछ भी आप विड्थ रख सकते हैं। आप जो ओवरऑल डेप्थ आपकी निकलेगी उसका हाफ कर लीजिएगा और 2/3 ले लीजिएगा उस ओवरऑल डेप्थ का। इनके बीच में जो भी आपकी जो विड्थ आएगी वो विड्थ आप कंसीडर कर लीजिएगा, तो आपकी सारी डायमेंशन निकल जाएंगी, मतलब स्टेप नंबर 2 का भी काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 पे एज इट इज आपको लोड्स कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। लोड्स की बात करेंगे जिसमें नॉर्मली एक आपके पास लाइव लोड होता है जो कि आपके पास नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा। सेकंड उसका क्या होगा, डेड लोड होगा। डेड लोड मतलब आपको निकालना पड़ेगा। तो डेड लोड के मैं पहले भी नंबर ऑफ तरीके बता चुका हूं कि बेसिकली क्या होता है, डेड लोड निकालना है तो आप इस बॉडी का वॉल्यूम ले लीजिए, मतलब इसकी विड्थ ले लीजिएगा, इसकी डेप्थ ले लीजिएगा, इनटू इसकी लेंथ ले लीजिएगा, इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी कर दीजिएगा, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। तो बी विड्थ आपकी यहां से मिल जाएगी। डेप्थ की अगर मैं बात करूं तो डेप्थ क्योंकि यहाँ पे आपकी मैक्सिमम होगी और 2/3 फ्री हैंड आप मिनिमम करोगे तो आप एवरेज डेप्थ ले लीजिएगा, तो यहाँ पे एवरेज डेप्थ आपकी आ जाएगी, या आप मैक्सिमम डेप्थ के रिस्पेक्ट में भी डेड लोड निकाल सकते हैं। और लेंथ अगर लाइव लोड आपके पास पर मीटर में है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एल की जगह 1 आ जाएगा, तो आपका डेड लोड जाएगा। इसके बाद आप टोटल लोड निकाल जाएंगे, टोटल लोड निकलेगा तो आपको डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। टोटल लोड के बाद जैसे ही आपको टोटल लोड मिलता है, स्टेप नंबर आप 3 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 3 पे आप बात करेंगे बाइंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की।
तो जिस हिसाब से इस पे लोडिंग दी जाएगी कि यूडीएल के फॉर्म में लोडिंग है या कोई कंसंट्रेटेड लोडिंग दी हुई है, उस हिसाब से बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के आप फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स मिल जाएगा। उसके बाद उसका डिजाइन मूवमेंट निकालेंगे, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजाइन मूवमेंट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आपने जो डेप्थ यहाँ पे निकाली है तो वो सही है कि नहीं, तो फिर इसके बाद अगला स्टेप जो होगा, इसके बाद इसका 3 के बाद ये 4th स्टेप था, 5th स्टेप आपका जो होगा वो चेक आप लगा सकते हैं, चेक फॉर डेप्थ का, चेक फॉर डेप्थ। तो इसके लिए आप इसको बैलेंस्ड सेक्शन मान लीजिएगा, बैलेंस्ड सेक्शन मानिएगा, और बैलेंस सेक्शन में फॉर Fe415 स्टील के लिए मैं आपको पहले भी एक फॉर्मूला बता चुका हूं एमई लिमिट का, जो कि होता है 0.138 एफसी के बीडी स्क्वायर। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले में बस याद रखिएगा जो एमई लिमिट है आप बैलेंस सेक्शन मान रहे हैं और वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके एमयू के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा उसको यहाँ पुट करिएगा, यहाँ डी अननोन रखिएगा, उस मूवमेंट के रिस्पेक्ट में डी आ जाएगा, और यहाँ से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपका जो डी आपने प्रोवाइड किया है रिक्वायर्ड से वो ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ से आपकी डी की भी जो चेक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जो स्टेप नंबर नेक्स्ट होता है, स्टेप नंबर 6 की आप बात करेंगे। इसमें आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्टील। इसके लिए आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो नॉर्मल बीम में हम लोग यूज करते थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका जो होगा स्टेप नंबर 7, चेक फॉर शेयर हो जाएगा। इसको भी आपको एज इट इज लगाना है जैसे हम नॉर्मल बीम में लगाते थे। आईएस कोड पेज नंबर 73 में आप जाएंगे, वहां टेबल मिलेगी, टाउ भी निकालना है, टाउ सी निकालना है, वीयू आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद टाउ भी निकाल लीजिएगा, टाउ बी के बाद टाउ सी निकाल लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा शेयर एनफोर्समेंट की जरूरत है कि नहीं। और उसके बाद आप चेक फॉर शेयर के बाद चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ भी लगा सकते हैं, और लास्ट स्टेप में आप इसकी डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट ड्रॉ कर लीजिएगा, किस तरीके ड्रॉ करनी है। तो रेनफोर्समेंट जब ड्रॉ करेंगे तो बस इतना याद रखिएगा कि जो मेन स्टील निकल के आएगा आपका एएसटी से, जो मेन स्टील निकल के आएगा वो आपके ऊपर वाले सरफेस में लगेगा। और कंप्रेशन में अगर कोई स्टील आप लगाने तो होल्डिंग बार जो लगेगी वो कंप्रेशन में लगेगी, नीचे तरफ में जो लगेगी, अगर ये सिंगली रेनफोर्स बीम है तो यहाँ पे होल्डिंग बार आएगी, और आपके स्ट्रप्स जो आएंगे वो कुछ इस तरीके से ही। तो ये आपकी कुछ डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट बनेगी। तो जब आप कैंटिलीवर बीम डिजाइन करते हैं तो बेसिकली इसकी जो डिजाइनिंग होती है ऑलमोस्ट वैसी होती है जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम करते हैं। आपका चेक फॉर शेयर, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ ऑलमोस्ट वैसे ही लगते हैं। एरिया ऑफ स्टील का कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला, सिर्फ आपके जो चेंजेस होते हैं वो L/D के रेशियो में यहाँ पे चेंजेस होते हैं। उसके बाद आप जो कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल आपकी डेप्थ थोड़ी वेरी कर दी है, तो यहाँ मैक्सिमम डेप्थ रखते हैं, उसको टूवर्ड द फ्री एंड ले जाते हैं, जिसमें 100 to 200 आप उसको लाके छोड़ सकते हैं। 100 या 150 mm पे आप उसको फ्री एंड पे दे दीजिए। बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स के जो फॉर्मूले हैं आपको इस कैंटिलीवर के लिए वो लगा दीजिएगा। बाकी ऑलमोस्ट आपकी डिजाइनिंग एज इट इज होती है। तो इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करके आप किसी भी कैंटिलीवर बीम को डिजाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।